गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और आप जानते हैं कि जल्दी ही बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के अंदर यानी बीपीएससी का टीआरई 3 का री एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जानते हैं कि इस एग्जाम को जो बीपीएससी टीआरई 3 है वो एग्जाम कराए गए थे, लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मैं बात करने वाला हूं 2023 के अंदर बीपीएससी का टीआरई 1 और टीआरई 2 पेपर जो हुआ, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर बन रहे हैं, यानी कि आपको पीजीटी यानी कि क्वालिफाई करना है बिहार शिक्षक के लिए, तो जरूरी है जान लेना कि पहले दो पेपर जो थे, टीआरई 1 का इकोनॉमिक्स पेपर और टीआरई 2 का इकोनॉमिक्स पेपर, किस तरह का आया था। आज मैं उसी का एनालिसिस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 1 के पेपर पर, जिसके अंदर आप जानते हैं कि सर कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे, कुछ भाषा पर आधारित थे। उस क्लास में उसकी बात नहीं होने वाली है। साथ में कुछ कॉमन क्वेश्चन थे हमारे पास 40, उसकी बात भी नहीं करेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन थे, जैसे कि टीआरई 1 में भी थे, टीआरई 2 में भी थे और अब की बार टीआरई 3 में भी होंगे, तो ये पेपर का एनालिसिस करने से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कंफर्म हो जाएगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और यकीन रखिए कि ये सिर्फ बिहार वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये क्लास हर एक पीजीटी देने वाले के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन सारे वही होते हैं, बस उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है। तो यहां पर बस आपके पास 5 ऑप्शन के साथ, क्योंकि बिहार में जो भी पेपर होगा उसमें 5 क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस दिए जाते हैं भाई। तो होपफुली सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर होगा और मेरे साथ आप इस पेपर की शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए भाई, सबसे पहले हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहां पर याद रखिए, क्योंकि बीपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की भी रिलीज की थी, हम उसको भी ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने किसको सही आंसर माना है और हमारी नॉलेज क्या कहती है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रोडिक्शन बहुत रेयर होता है, लेकिन एक दो सवाल में हो सकता है, और वो भी खासतौर पर जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं उस पर हो सकता है। तो चलिए एक बार यस का कमेंट कर दें सभी, और फिर करते हैं शुरुआत आज की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल ये पूछा गया यहां पर कि हमारे पास कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम दिए गए और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स दी गई हैं। ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, वो 100% तो काम नहीं आती। यहां पर आपको मैच करने के साथ साथ ऑप्शंस को ध्यान में रखना है कि आप जो जानते हैं, जैसे कि यहां पर हम अगर कुछ बात करें, कुछ स्टेटमेंट की बात करें, तो इकोनॉमिक्स को आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो दिया था, देखो यहां पर ये सीखते हुए चलना है, क्योंकि सिर्फ आंसर्स को रटना नहीं है। क्योंकि यहां पर प्रोफेसर जेके मेहता ने यहां पर एक सिद्धांत दिया जिसको वांटलेसनेस कहा जाता है, यानी कि आवश्यकता विहीनता कहा जाता है। और ये लगभग हर एक स्टूडेंट जानता है कि सर वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब का नाम है, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था 1776 के अंदर। यानी ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। और हम अगर इन दोनों पॉइंट को भी जानते हैं कम से कम, तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि सर सी के साथ 1 होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन की ढूंढिए कि सी के साथ 1 हो, और यहां पर देखिए डी के साथ 5 का होना भी मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ये सीखने को मिलेगा, इसका मतलब बी के साथ, यानी रॉबिन्स ने क्या कहा है सर, तो जो रॉबिन्स ने कहा है इकोनॉमिक्स की स्केयरसिटी के बारे में। हम यहां पर देखें मार्शल ने क्या कहा है सर, मार्शल इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहे हैं। यहां पर सैमुअलसन ने ग्रोथ इकोनॉमिस्ट के बारे में बात की है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। लेकिन अगली बार हो सकता है इनमें से कोई और सवाल आपसे पूछ लिया जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल है कि मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच क्या होगी। अगर मूल्य में परिवर्तन होता है लेकिन उसके बावजूद मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, देखिए हम ये जानते हैं कि कीमत का डिमांड के साथ जो रिलेशन होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। लेकिन जब आप इलास्टिसिटी निकालते हो, तो इलास्टिसिटी में याद रखना है, जब हम कहते हैं कि कीमत में परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो, देखो यहां पर मांग परिवर्तित हो रही है, यहां पर मांग परिवर्तित हो रही है बेसिकली, और कीमत परिवर्तित नहीं हो रही। इसकी इलास्टिसिटी जो आती है वो इनफाइनाइट आती है, इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और जब हम कहते हैं कि कीमत परिवर्तित हो बेसिकली, लेकिन हमारी क्वांटिटी यानी डिमांड परिवर्तित ना हो, तो इसको क्या कहा जाएगा भाई, यहां पर इसकी इलास्टिसिटी 0 आती है, और इसको हमने वर्टिकल कहते हैं, यानी एडी जो होगा वो 0 होगा।
यानी ऐसे केस में जहां मूल्य में कमी हो या वृद्धि हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। बात क्लियर हो गई भाई सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा? ए होगा सर यहां पर, यानी इसका आंसर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाले हैं जिनको हम लास्ट में करेंगे। स्टेटमेंट के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं भाई। चलिए भाई जल्दी से सोच के बताइए कि अगर कीमत लोच की गणना करनी हो तो इसका सही सूत्र क्या हो सकता है? यानी कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी हो अगर, तो इसका राइट आंसर हम क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, हमें यह पता है कि इसको लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका सही तरीका है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। और बेसिकली यह 100 में भी होता है, यानी कि यहां परसेंटेज में निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ है। और यहां पर अगर आप डिफाइन करेंगे सर, यहां पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है। ये ईडी को निकालने का फॉर्मूला होगा और यहां बेसिक तौर पर आप देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू हो जाता है, इनटू में पी अपॉन डेल्टा पी हो जाता है। यानी कि ऐसा ऑप्शन हो जिसमें डेल्टा क्यू ऊपर हो, डेल्टा पी नीचे हो, पी ऊपर हो, क्यू नीचे हो। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा सर वो ए हो जाएगा इसका मतलब। यानी कि उसी फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए दिया गया यहां पर। तो मेरे भाई यहां पर सवाल है और पूछता है भाई, चलिए भाई तो सवाल क्या है यहां पर, कीमत की लोच गणना करने का सही सूत्र क्या है, सही फॉर्मूला क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कोई भी आर्थिक क्रिया करते हैं, जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा और लास्ट बिंदु क्या होगा? यानी जनरली तौर पर शुरुआत कहां से करेंगे और लास्ट कहां पर करेंगे? तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए सबसे पहले हमारी जरूरतें आती हैं। भाई कोई भी एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म होती है क्योंकि हमारी जरूरतें उसको चाहती हैं। यानी कि कोई भी शुरुआत अगर आप करोगे तो आपको ये याद रखना है कि सर वांट सबसे जरूरी होगा, क्योंकि वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम कोई एक्टिविटी करते हैं। और जब हमारी जरूरत है, हम कोई काम करते हैं, उस काम को करने की वजह से प्रोडक्शन होता है। फिर उस प्रोडक्शन को अगर हम आगे लेकर जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को आगे लेकर जाएं तो उसे हम ग्राहक खरीद कर कंज्यूम करता है। यानी ये प्रोसेस चलता है। और यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो आती है वो वांट्स आती है, फिर उस वांट्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए सर किसी की जरूरत है यहां पर पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए कोई खेती कर रहा है, कोई लेबर क्लास काम कर रहा है, कोई सर्विस करने, कोई बिजनेस कर रहा है, वो एक्टिविटी है। और उसके करने से क्या हो रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है। खेती की उसने, ये एक्टिविटी है। देन उसने गेहूं का उत्पादन किया, ये उसका प्रोडक्शन कहलाएगा। और उसके बाद उस गेहूं का इस्तेमाल किया जाएगा, कंजम्पशन कहलाएगा। तो यहां पर आपको ये सीक्वेंसिंग ध्यान रखनी है, क्योंकि कंजम्पशन होने के बाद वांट्स नहीं हो सकती। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद प्रोडक्शन होगा, लेकिन कंजम्पशन के बाद वांट्स नहीं हो सकती। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरह के सवाल जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ये बेहद जरूरी होने वाले हैं। चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि उपभोक्ता की जो बचत की धारणा है वो किस नियम पर आधारित होती है। यानी जो उपभोक्ता की बचत का मतलब है यहां पर कंज्यूमर के सरप्लस की बात है, उपभोक्ता के आधिक्य के बारे में बात हो रही है सर। और उपभोक्ता का आधिक्य क्या कहलाता है? देखिए जितने की कीमत में हम सामान खरीद रहे होते हैं, पर्टिकुलरली जो कीमत हमारी चल रही होती है, जनरली हम उससे ज्यादा भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो हमें सस्ती अवेलेबल हो जाती है अगर, तो आप कहोगे सर वहां ग्राहक को फायदा हो जाता है। बेसिक तौर पर मैं ये कहूं कि मैं कुछ भी खरीदना चाहता हूं मार्केट में, तो याद रखिएगा जब हम मार्केट में खरीदना चाहता हूं कुछ 15 रुपए की कीमत तक मैं खरीदने के लिए एग्री हूं, लेकिन मुझे मार्केट में वो 12 की ही मिल जाती है, तो मुझे यहां 3 रुपए का इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो प्रॉफिट हो गया है, कंज्यूमर्स की सरप्लस बन गई है वो। लेकिन अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या, उसके पीछे कारण क्या देंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो कैनन ऑफ सरप्लस, कैनन ऑफ इक्वालिटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं यहां पर नजर आता। यहां पर डिक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी है। देखो ग्राहक जो भी कुछ करता है एक्चुअल में, वो भी किसी भी प्रोडक्ट पे कम खर्च करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो जानता है कि जितनी बार चीज को यूज करेगा, हर बार उसका सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है, जो यूटिलिटी उसको रिसीव हो रही है, वो पहले से कम हो जाएगी।
चलिए मेरे भाई, तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है मार्जिनल, इसका कम होना जो होता है, इस वजह से इंसान उस प्रोडक्ट पर कम खर्च करता है। एंड देन वहां पर क्योंकि उसको जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए वो कम पे करेगा और उसी वजह से उसे कंज्यूमर सरप्लस की कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन हर एक सवाल को आपको याद करना है। यहां पर एक सवाल पूछा है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो हमारी डिमांड कर्व, तो किस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी 1 हो जाएगी। चलिए भाई, बिल्कुल प्रीति क्लास चलेंगी, TRE 2 पेपर भी एनालिसिस करेंगे और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे हम अलग से। तो जनरली सब कुछ यहां पर कवर कर ही रहे हैं लगभग। तो अगर मांग रेखा एक सीधी रेखा होगी तो मुझे बताइए उस पर लोच क्या होगी। देखो यहां पर याद रखना, हम जब मांग रेखा पर बेस्ड सवाल पूछा जाता है तो देखो ऐसी एक लाइन बनती है और इसकी इलास्टिसिटी निकालने का तरीका यह होता है कि इसका जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं सर, तो ईडी का तरीका होता है कि निचले भाग को, जो निचला भाग है यानी कि उस पॉइंट से नीचे वाला भाग है, उसको हम उसके ऊपरी भाग से विभाजित करते हैं। और जब हम ऊपरी भाग से डिवाइड करते हैं यानी कि लोअर पार्ट को डिवाइड करते हैं अपर पार्ट से, तो जनरली उसकी इलास्टिसिटी निकलती है। अगर ये मिड पॉइंट में मान लेता हूं ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि सर इसका अपर और लोअर दोनों पार्ट बराबर होंगे, और जब किसी के दोनों बराबर होंगे तो आंसर कितना आएगा, हमेशा याद रखो सर, जब वो मिड पॉइंट पर होगा, डिमांड लाइन जो होगी उसके मिड पॉइंट पर ऐसा होगा कि इलास्टिसिटी 1 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी। अच्छा, अगर इसी में पूछ लेता कि ग्रेटर देन या लेस देन कब आएगा, तो देखो मेरे भाई याद रखो कि सर निचला पार्ट जितना बड़ा होगा आंसर उतना छोटा आएगा। ये कि निचला पार्ट बड़ा होने वाला यहां पर, निचला पार्ट बड़ा होगा यहां पर और उसके बाद यहां पर होगा। इस आधार पर भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो कि सर निचला भाग छोटा है या बड़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो निचला भाग अगर देखो छोटा है, यहां ये इतना सा छोटा बच गया, तो ईडी जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। यहां पर जो ईडी होगा लाइन पर वो 0 होगा। इसी तरह यहां ग्रेटर देन 1 आएगा और यहां पर इनफाइनाइट होगा। बात समझ पा रहे हो भाई सभी लोग। चलिए भाई, अगले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में होगी, तो इक्विलिब्रियम में होने पर एकाधिकार में जब इक्विलिब्रियम होगा, कोई भी स्थिति होगी, देखो हर बाजार में संतुलन की कुछ शर्तें होती है। बाजार के संतुलन का अर्थ क्या होता है मुझे बताएंगे, तब आप कहेंगे कि सर जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो एवरेज कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, इनसे कुछ रिलेट करते हैं हम लोग। देखिए भाई, तो हमेशा याद रखना संतुलन वहां पर होगा। संतुलन की एक शर्त यह है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगी किसी एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, और सभी बाजार में यह कंडीशन सेम रहती है। यानी यहां पर आप देखोगे अगर संतुलन की बात, तो एमसी और एमआर जो है वो हमेशा बराबर होंगे, और ये हर केस में देखो बराबर ही दिए गए, तो 100% होगा। लेकिन प्राइस इसके बराबर होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। देखो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाकर देखें, तो ये प्राइस है, ये एआर है और ये एमआर है। ये एआर की लाइन है और ये एमआर की लाइन है। यहां पर एक एवरेज कॉस्ट की लाइन है, और मैंने कहा यहां पर एक मैं निकालता हूं जनरली तौर पर एक मार्जिनल कॉस्ट, यानी ये इस तरह से लाइन बनती है, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वो संतुलन होगा, और उस पॉइंट के एआर से टच करते हुए उसका प्राइस बनेगा। जो प्राइस बनेगा वो यहां से, क्योंकि एआर की लाइन को ही डिमांड लाइन कहते हैं हम, एआर लाइन डिमांड लाइन है। अगर आप ध्यान से देखो सर, एमसी एमआर तो बराबर इस पॉइंट पर हैं, इस हिसाब से तो क्या पी इसके बराबर आ रहा है, आप कहोगे सर नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये पूरा का पूरा रियल पेपर है आपके सामने भाई। तो आप कहोगे सर यहां पर सवाल अगर होगा, तो मैं ये कह रहा हूं पी इसके बराबर नहीं होगा, पी हमेशा बड़ा होगा एमसी और एमआर से। एमसी एमआर बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोनों हमेशा बड़े होने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सर परफेक्ट कंपटीशन की, देखो अगर इसी बात को मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बनाऊं, तो यही मेरा एआर होता है, यही मेरा एमआर होता है, और यहां पर ही मेरा एसी भी होता है, और यहीं पर मेरा एमसी भी होता है। अब जब मैं यहां पर कर्व बनाता हूं, एमसी और एमआर यहां बराबर हैं
और उस पॉइंट पर ही पी भी बराबर होगा। यानी अगर इसी सवाल को एकाधिकार की जगह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूछा होता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूछा होता, तब मेरा आंसर ए हो जाता। लेकिन जैसे ही एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पूछेगा तो प्राइस हमेशा ज्यादा होगा एमसी और एमआर दोनों से, ये दोनों हमेशा संतुलन में होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल रियल है और आपको ये एनालिसिस करना है कि जब भी सवाल पूछेगा तब आपके पास किस तरह से आंसर करने की पोटेंशियल कैसे आएगा आपके अंदर कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर देना है भाई। तो मेरे साथ अब यही सब कुछ सीख रहे थे, सीखेंगे लगातार। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कीमत विभेद की अवस्था में। अब कीमत अगर विभेद होगी बेसिकली, यानी कीमत को हम एक ही सामान की कीमत को अलग अलग रखेंगे अगर, तो ऐसे पॉइंट में आप बताइए मुझे क्या लगता है कि बाजार में अगर मांग की लोच अधिक होगी तो क्या होगा। जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, देखो एक बात याद रखना है, मांग की लोच अधिक होने का यह मतलब है कि कुछ भी अगर आपने चेंज किया प्राइस के अंदर तो बहुत जल्दी से मांग चेंज हो जाएगी। प्राइस में चेंज किया थोड़ा सा भी तो मांग बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। अधिक लोच का मतलब यह होता है, और कम लोच का मतलब है कि आप कीमत को चेंज कर दो लेकिन मांग पर कोई बहुत असर नहीं होने वाला। जैसे फल, सब्जियां, गेहूं, चावल, दाल, चीनी, इनके प्राइस पे अगर चेंज करते तो कोई ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन जिन चीजों पे बहुत असर होगा उन चीजों को कहा जाता है अधिक लोच होगी। अब सोचिए जरा, जिसमें ज्यादा लोच होगी इसीलिए जरूरी है कि उस बाजार में कीमत को कम रखा जाए, क्योंकि अगर कीमत को चेंज कर दिया, कीमत को हाई कर दिया तो क्या होगा सर, अगर कीमत को हाई कर दिया तो जो कंज्यूमर हैं, उसके ग्राहक हैं, वो यहां से स्विच करेंगे। अधिक लोच का मतलब है वो यहां से स्किप करके कहीं और चले जाएंगे। अगर लोच कम है तो हमें पता है वो कहीं नहीं जाएंगे, तो वो हमारे पास रहेंगे, हम कीमत को हाई कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोच अधिक है तो कीमत को कम रखना पड़ेगा, यह बाजार कहलाता है। अगर विभेद अधिकारी यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है, जैसे मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं, देखो एग्जांपल समझो, आपके घर बिजली आती है, उस बिजली का किराया आपके घर में लाइट जलाने का जो आता है वो लगभग 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए यूनिट आता होगा, आप जिस भी राज्य से रिलेट करते हो। लेकिन अगर आप वही बिजली जला रहे हो अपनी दुकान के लिए, फैक्ट्री कारखाने के लिए, तो उसका यूनिट लगभग 10 रुपए आ रहा होगा। बिजली एक ही है लेकिन दो अलग अलग ग्राहक के लिए, डोमेस्टिक पर्पस और कमर्शियल पर्पस के लिए रेट अलग अलग रख दिए गए। ये डिस्क्रिमिनेटिंग या फिर डिफरेंशियल मोनोपोली कहलाती है। और इसमें याद रखना सर, दोनों से रेवेन्यू अलग अलग आएगा भाई, जिससे कम कीमत है उससे रेवेन्यू अलग आएगा, कमर्शियल वालों से कीमत ज्यादा, रेवेन्यू अलग आएगा, लेकिन बनाने की कॉस्ट तो एक ही है दोनों की, कि प्रोडक्ट तो एक ही है, बिजली का खर्चा तो एक ही था, लेकिन बिजली को बेचने के रेट अलग अलग कर दिए कंपनी ने। यानी MR1 MR2 हो जाएंगे, यहां 2 MR तो हो जाएंगे याद रखना, लेकिन MC तो एक रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर MR1 से MC को कंपेयर करो या M2 से MR2 से MC को कंपेयर करो, आप किसी से भी कंपेयर कर लो भाई से, तो आपको पता है सर यहां पर दो अलग अलग कीमत की वजह से दो मार्जिनल रेवेन्यू बनेंगे, 2 MR बनेंगे, लेकिन कॉस्ट हमेशा एक ही रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल यस करें और आंसर भी करते हुए चले। अच्छा, इनमें से कौन सा कथन सत्य होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर यानी कि अगर कोई सी भी हम बाजार की बात कर रहे, एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात करें, दोनों में से कुछ भी लगाएं क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है सर, अभी अभी आपने पिछले एक सवाल में बताया था कि हमेशा यहां पर देखा था आपने कि जो AR की लाइन थी, मैंने कहा था ये डिमांड लाइन होती है, और जो MR की लाइन थी वो उससे पीछे बनाई थी मैंने, और इसी से संतुलन को निकाल कर दिखाया था। तो ये बात तो कंफर्म उसी क्वेश्चन में हो गई थी, अगर आपने माइंड लगा लिया हो, थोड़ा सा यहां पर अपना माइंड यूज कर लिया हो सर, MR जो होगा, AR जो होगा और MR जो होगा उसमें, क्योंकि अगर एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता होंगे तो वहां AR जो होगा वो MR से बड़ा होगा, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन था तो AR MR दोनों बराबर होते हैं सर। अगर यहां मैं बता चुका हूं
PAR MR ये सब बराबर होते, ये वाला आंसर होता अगर सवाल में पूर्ण प्रतियोगिता वाला पूछा होता। अगर सवाल में पूर्ण प्रतियोगिता पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अगर एकाधिकार पूछे या एकाधिकारिक प्रतियोगिता पूछे तब मेरा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इन दोनों केस में एकाधिकार व एकाधिकारिक प्रतियोगिता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो इन दोनों केस में आंसर में हमेशा AR बड़ा होगा MR से कंपेयर करने पर। यह पॉइंट आपको याद रखना है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो फर्म्स क्या होंगी? अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो फर्म्स क्या होने वाली है? देखिए भाई ध्यान से समझिएगा। देखिए परफेक्ट कंपटीशन वहां होता है जहां पर सारे बेचने वाले एक जैसी वस्तु को बेचते हैं, जहां पर सभी व्यापारी, सभी कारोबारी, सभी विक्रेता एक समान वस्तु बेचते हैं, एक समान कीमत पर बेचते हैं। यानी आप कीमत को ज्यादा चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक समान कीमत होगी। यह कब पॉसिबल है? जब आप कहोगे सर इन सारी कंपनियों का जो ग्रुप उद्योग होगा वो कीमत निर्धारक होगा, यानी सारी कंपनियों का जो हेड होगा, जो ग्रुप होगा, वो कीमत को निर्धारण करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा, और जो फर्म, जो कंपनी होगी वो फर्म कीमत को स्वीकार करेगी। तो जो फर्म होती है उस कीमत पर ही सामान को बेचती है जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया होता है। यानी जो फर्म होगी, जो फर्म है वो प्राइस एक्सेप्टर होगी और जो इंडस्ट्री है वो प्राइस डिसाइडर होगी। भाई ये बिल्कुल याद रखिएगा भाई। मोहम्मद सलीम जुड़ गए, कुमार रवि, शिल्पी राय, आयुष गंगोत्री, भाई ये सवाल हैं और ये सवाल आपको करने हैं तभी आप बन सकते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर, बिहार, यूपी या किसी भी भारतीय राज्य में अगर पीजीटी के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप 11th-12th के टीचर बन रहे हैं, तो याद रखिए सभी फर्म जो होंगी वो प्राइस एक्सेप्टर होंगी, प्राइस डिटरमाइनर नहीं होंगी, वो डिटर्मिनेट नहीं करेंगी, बनाएंगी नहीं। फर्म जो होंगी वो कीमत को स्वीकार करेंगी, उद्योग जो होंगे वो कीमत के निर्धारक होंगे। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन लोगों ने किया है, उत्पादक ने किया है, एक ही वस्तु है और उसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न क्रेताओं को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाता है। सर आपने बताया था भिन्न कीमतों पर बेचने को, इसी को कहते हैं कीमत विभेद होना, क्योंकि एक ही सामान को अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट पर बेचना, यह कीमत विभेद, और यह सिर्फ एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट में पॉसिबल है। इसे प्राइस डिफरेंशियल या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, प्राइस रिजिडिटी कहते हैं। तो एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली में ही यह पॉसिबल होता है। ऐसा पॉसिबल मोनोपोली में होगा कीमत विभेद करना। ये जो बात कही गई है इसको, ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा की गई है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है जो एक अर्थशास्त्री हैं। अब ये सिर्फ याद रखने वाली बात है सर, ये पॉइंट अगर बाजार के विषय में पूछा होता तो सही आंसर हो जाता एकाधिकार बाजार में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, जब हम बात कर रहे हैं सर यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है जब हम कोई भी लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो लेबर का इस्तेमाल करने से जो हमें रिटर्न मिलता है, जो उत्पादन मिलता है वापस हमें, उस रिटर्न को डिमिनिश कहते हैं, यानी कि एक समय के बाद वो घटना शुरू हो जाता है, उसकी वृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ऐसा कहां पर लागू होता है? ये सिर्फ एग्रीकल्चर में होता है या सिर्फ इंडस्ट्री में होता है? देखो याद रखो कि इकोनॉमिक्स के जो नियम होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं जनरली, और जनरली अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहां भी ये रूल होता है कि अगर बहुत ज्यादा लेबर बढ़ा दी जाती है तो उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि लोग आपस में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपस में ही बातें करना, काम को कम करना या किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाना। और यही बात एग्रीकल्चर में भी लागू है। आप कितने भी लोगों को वहां लगा दीजिए, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उसकी क्वांटिटी फिक्स है। तो ये बात हम नॉलेज के आधार पर हम कहते हैं कि हर एक क्रिया के अंदर हम कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में ऐसा होता है
कि हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न यानी जो प्रतिफल मिल रहा है वो एक समय के बाद कम होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादन की मांग कैसी हो जाती है। तो आपको सोचकर जवाब ये देना है सर यहां कि पूर्ण प्रतियोगिता दिशा में जो हमारा उत्पादन है उसकी मांग कैसी हो जाती है भाई। अब देखिएगा भाई, मैंने आपको बताया पूर्ण प्रतियोगिता में आपने देखा सर ये पी होता है, यही ए आर होता है, यही एम आर होता है, यही हमारे पास सारे पॉइंट होते हैं। और ये ए आर एम आर को मैंने बताया, जो ए आर होता है सर इसी को डिमांड लाइन भी कहते हैं जनरली। तो ये हमारा पी भी होगा, ए आर भी होगा, एम आर भी होगा और यही हमारी डिमांड लाइन भी होगी। अगर ये डिमांड लाइन है तो मैंने बताया इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और मेरे दोस्त याद रखना इसकी इलास्टिसिटी कितनी निकलती है? इनफाइनाइट। इसी इनफाइनाइट को ही क्या बोलते हैं सर? इस इनफाइनाइट को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं सर। तो पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में मिलेगी आपको जब आप कहेंगे कि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग जो होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, पूर्णतः लोचदार बन जाएगी, यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय लाभांश समाज की आय का वह भाग है जिसे विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता, इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है बेसिकली, और विदेशों से आने वाली इनकम को जोड़ने पर जो मिलती है वो राष्ट्रीय आय होती है। ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये सिर्फ याद रखने वाली कहानी है सर। और चलिए भाई, तो यहां पर आपको मैं याद करा रहा हूं कि इस बात को पीगू ने कहा है। एक अर्थशास्त्री है हमारे पीगू के नाम से, उन्होंने इस बात को कहा है कि यह राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा है जिसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। एक सवाल आया था राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा सही सूत्र है। यहां पर ये एक सिंगल होगा, यानी ये इस तरीके से होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि जिसने राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ा है उसने ये बात पढ़ी है कि राष्ट्रीय आय यानी y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको हम ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, तो यहां प्लस का साइन आना चाहिए पहले, तो प्लस एक्स माइनस एम होगा ये। अब यहां पर याद रखिएगा, और y का एक फॉर्मूला ये भी होता है c प्लस एस प्लस टी करके। अब यहां s का मतलब होता है सेविंग से, s का मतलब जो है वो बचत से है, और t का मतलब जो है वो टैक्सेशन से है, टैक्स से है। तो इससे भी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी सही है। y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ये वाला भी सही है। यानी कहने का मतलब है c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर c प्लस एस प्लस इक्वल टू टी, यानी और ये दोनों भी y के बराबर ही बन जाते हैं सर ऑटोमेटिक। अगर देखा जाए तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हर स्टूडेंट जानता है, लेकिन अगर दूसरी को नहीं जानता तो फिर वो मुश्किल में आ जाएगा सर। इसका मतलब फिर तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी भी फॉर्मूले में आता है। इस आधार पर आप कहोगे तो सर एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। डी स्टेटमेंट जो होगी मोर देन वन ऑफ द अबव, ये करेक्ट हो जाएगा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए कौन सी शर्त पूरी होगी जब केवल फर्म जो है सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है? देखिए एक फर्म तीन प्रकार की कंडीशन में होती है। सामान्य लाभ हो सकता है, असामान्य लाभ हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये आपको याद रखना है। सर आपने बार बार ये बताया कि एक अधिकार या एक आधिकारिक प्रतियोगिता में ए आर और एम आर की लाइन इस तरह से बनती है। और जब मैं कहता हूं कि संतुलन जो होगा, यहां पर आप देखेंगे ये एसी की लाइन है एवरेज कॉस्ट की, ये इस ए आर पर बराबर आती है अगर, तो इसका मतलब ये बनता है कि सर इसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, यानी उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और यहां से हम एक पॉइंट निकालते हैं जो इसकी, तो आप यहां से निकाल सकते हो, ये आपका एमसी हो जाएगा।
ये आपका एमसी हो जाएगा। यहां एमआरएमसी बराबर है, यहां संतुलन है और यहां से उसका प्राइस निकलेगा। जो प्राइस निकल रहा है अगर आप देखो तो उसके एसी के बराबर होगा, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट या एसी यानी एवरेज कॉस्ट के बराबर, क्योंकि जब वो कह रहा है प्रॉफिट नॉर्मल होगा इसका मतलब यह है कि इस लाइन को टच करेगा। अगर वो ये कह देता कि यहां पर मान लीजिए कि लॉस हो रहा है, अगर ये लॉस की सिचुएशन में होता तो मेरे भाई देखो यहां ऐसा बनता, एआर एमआर बनता सर, और ये एसी यहां से जाता, क्योंकि कॉस्ट ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, या एमसी एमआर होते और यहां से गुजरता ये एमसी पॉइंट, ये इसके मिड में होता, यहां संतुलन बनता, यहां इसकी कॉस्ट आती यानी लगभग, तो आप कहते हैं सर यहां कॉस्ट ज्यादा हो जाती यानी प्राइस कम रह जाता कॉस्ट के मुकाबले, इसका यह मतलब हो जाता। फिर देख लो भाई, यहां संतुलन बनता, यहां प्राइस आता, तो ये इतना जो अमाउंट होता वो लॉस में चला जाता। यानी कहने का मतलब है यहां से बिल्कुल करवाऊंगा भाई मैं इस पे बेस्ड, यानी प्राइस जो होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। संतुलन नहीं पूछा उसने यहां पर, बल्कि ये पूछा प्राइस किसके बराबर होगा। भारत में देखो एक सेंसस कमीशन के बारे में पूछा और एक एनएसएसओ के बारे में पूछा। ये दोनों एजेंसियां किस लिए काम करती है? देखो हमारे देश में एक सेंसस यानी जनगणना होती है, आप जानते हो पूरे देश की जनगणना हर साल नहीं कराई जाती, बल्कि यह कहिए कि 10 साल में एक बार सामान्यता कराई जाती है। और जब ये 10 साल में एक बार कराते हैं, 10 साल में एक बार, ये दोनों ही नेशनल एजेंसी हैं, ये बात तो सही है सर। जनगणना आयोग है हमारे देश में और एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ऑफिस है एनएसएसओ है। ये दोनों डेटा को कलेक्ट और प्रोसेस भी करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों जो है वो सामाजिक आर्थिक मुद्दों के लिए एजेंसी है, तो गलत है ये। देखो क्योंकि जो हमारा एनएसएसओ है ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के लिए काम करता है एनएसएसओ, क्योंकि ये सर गरीबी के आंकड़े लेता है, बेरोजगारी के आंकड़े लेता है। तो ये जो होता है इससे तो कह दिया जाता है गरीबी के आंकड़े लेना, बेरोजगारी के आंकड़े लेना, ये तो इकोनॉमिक सोशल हो जाता है। जो सेंसस कमीशन है, जनगणना आयोग है, वो ये नहीं पूछता आप गरीब हैं अमीर हैं, आपकी रोजगार बेरोजगार, वो पूरे देश का डेटा कलेक्ट करता है, वो तो आबादी कलेक्ट करता है सर। वो ये देखता है भाई कितने लोग हैं, कितने महिला कितने पुरुष हैं, ये कैलकुलेट करता है, लिटरेट इलिटरेट कैलकुलेट कर लेता है, इस तरह से कैलकुलेशन करता है वो तो। यानी वो दोनों के दोनों जो है सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे काम नहीं कर रहे होते सर। गलत पूछा गया था तो याद रखना, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के लिए एनएसएसओ काम करता है, सेंसस कमीशन तो ओवरऑल आपका डेटा कलेक्ट करता है, उसमें कोई सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, ऐसा बाजार कौन सा है जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तुएं एक रूप नहीं एक जैसी नहीं है, और क्रेताओं को खरीदने वालों को विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। यहां पर एक कंडीशन ऐसी है, देखो ध्यान से, जब वस्तुएं एक जैसी नहीं है और ग्राहक जो है उसको पूरी नॉलेज भी नहीं है खरीदने की, ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? देखो जहां वस्तुएं एक रूप होती हैं सर उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, ये बात तो पता है। लेकिन जहां पर एक वस्तु होती है उसे मोनोपोली कहते हैं। तो यहां एक नहीं है सर, क्योंकि एक नहीं, एक रूप नहीं, यानी अलग अलग है। तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है सर? वो परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट में जो भी होंगे एक जैसी होंगी, मोनोपोली में सिर्फ एक होगी। इस आधार पर आप आंसर लगाओगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि इस बाजार में कितने भी क्रेता विक्रेता होते हैं जनरली तो, लेकिन फिर भी मान लिया गया है, ज्यूम कर लिया गया कि विक्रेताओं को यहां ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग कीमत का अलग क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। इसी को इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अगर हम कोई भी डेटा एक्वायर कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सर, और डेटा कलेक्ट करते समय अगर कोई भी एरर आ जाती है तो क्या होगा? देखो यहां दो ही प्रकार की एरर होती है, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग। तो इसलिए आपको इनमें से ही कोई एक चुनना पड़ेगा, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग। पूरा डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद उसकी सैंपलिंग करने में अगर कोई एरर आती है तो वो कहलाती है सैंपलिंग एरर। लेकिन याद रखना, जब डेटा ही कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो वो सैंपलिंग नहीं है। अभी तो सैंपलिंग तो डेटा कलेक्ट होने के बाद होती है,
यानी कि मान लीजिए पूरे देश की आबादी ले ली और उसमें से फिर कुछ पर्टिकुलर को चुन कर निकाल लिया हमने, रैंडमली अगर सेलेक्ट कर लिया या किसी सिस्टमेटिक तरीके से करा, सैंपलिंग करने के अंदर जो आएगी वो सैंपलिंग एरर होगी, और जो सैंपलिंग में नहीं है, ओवरऑल में चल रही थी, वो नॉन सैंपलिंग एरर हो जाएगी। अब यहां पर एक सवाल पूछा गया है जीडीपी जीएनपी को लेकर, और यह बताना है कि इनमें से की स्टेटमेंट सही है या नहीं है। देखो यहां पर तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी या नहीं होगी, इसको लेकर पूछा जा रहा है भाई। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा कथन सही है आपके हिसाब से। यानी एनएनपी निकालना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी निकालना हो इन दोनों में, और इसमें जीएनपी हो, तो एनएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेट के अंदर डेप्रिसिएशन को जोड़ने पर बनता है ये, ठीक। जीएनपी में डेप जोड़ दे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कि ग्रॉस में डेप जुड़ता नहीं है, ग्रॉस में डेप घटता है सर, ये पॉसिबल नहीं है। मोर देन वन तो हो ही नहीं सकता अब तो, क्योंकि दो तो ऑलरेडी गलत हो चुके। ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो वो नेट बन जाएगा, यानी एनएनपी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो अगर, तो यहां पर जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटाएंगे तो वो नेट में कन्वर्ट होगा, इसी को एनएनपी कहते हैं। देखो जब हम कोई भी वर्गीकरण करते हैं, ये स्टैटिक्स का पोर्शन है, स्टैटिक्स के अंदर ये सवाल आते हैं। जब हम कोई भी वर्गीकरण कर रहे होते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं डेटा का, और उसमें समय के आधार पर करते हैं। देखो यहां पर दो चीजें याद रखनी है। अगर हम भौगोलिक करते हैं, भौगोलिक यानी स्थान के आधार पर, उसे भौगोलिक कहते हैं। जो भौगोलिक होता है यानी स्थान के आधार पर, उसी को याद रखना स्थानिक बोलते हैं, स्पैटियल बोलते हैं। भौगोलिक को ही स्थानीय स्थानिक बोलते हैं, यानी ये ज्योग्राफिकल होता है। और जो समय के हिसाब से होता है उसे क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। क्रोनोलॉजी यानी समय के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, काल क्रमानुसार बोलते हैं। काल कहते हैं समय को, यानी काल क्रम के अनुसार होता है। और मेरे दोस्त याद रखना, इसी को हम लोग कई बार यहां पर टेम्परल भी बोलते हैं। इसीलिए स्टूडेंट जो ढूंढ रहा होता है समय के हिसाब से, सर वो क्रोनोलॉजिकल वर्ड ढूंढ रहा होता है, क्रोनोलॉजिकल नहीं दिया, तो मेरे दोस्त याद रखो क्रोनोलॉजिकल का ही दूसरा नाम टेम्परल होता है, जैसे ज्योग्राफिकल का दूसरा नाम स्पैटियल होता है, यानी स्थानिक हो जाता है। ये ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफी के आधार पर देश की जनगणना को निकाला और उसमें फिर राज्यों में बांट दिया, ये आपका ज्योग्राफिकल हो जाएगा। देश की जनसंख्या की बात करी और समय के हिसाब से वर्ष बाय वर्ष बात करी आपने, तो ये क्रोनोलॉजिकल होगा। वस्तु की कीमत को कम कहां रखा जाएगा बाजार में, जब वस्तु की लोच क्या होगी। ये सवाल इसी पेपर में दोबारा से सेकंड टाइम पूछा जा रहा है। एक ही पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइम पूछा जा रहा है, दोबारा से पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि सर ये कब होने वाला है, ये कब होने वाला है भाई। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम बात कर रहे हैं सर इसके बारे में, यानी कि ये जो सवाल पूछा गया हमसे, तो देखिए आपको याद है कीमत हमें कम तब रखनी होगी जब अधिक लोच होगी, क्योंकि अगर हमने कीमत को बढ़ाया तो बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे, स्विच कर जाएंगे दूसरी तरफ। इसीलिए हमें कीमत को अधिक नहीं रख सकते, और वस्तु की कीमत को कम जब रखेंगे जब उसकी लोच अधिक होगी, और कीमत को बढ़ा सकते अगर लोच में कमी है तो। कीमत विभेद कब होता है, कीमत का विभेद होना कब संभव है, यानी एक ही सामान के रेट अलग अलग लोगों से लिए जा सकते हैं अलग अलग समय पर। यानी कि हम देख रहे हैं सर, मैंने बताया बिजली में डोमेस्टिक के लिए रेट अलग है और साथ में कमर्शियल के लिए रेट अलग है बिजली का। तो आप कहोगे क्योंकि वहां पर नेचर ऑफ गुड्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, यहां पर स्पेसिफिक कंज्यूमर, ये कंज्यूमर वाली ही कंडीशन है, और लीगल एक्सेप्टेंस की वजह से, क्योंकि सरकार ने कहा है ठीक है आप ऐसा कर लो, डोमेस्टिक के लिए अलग रेट बना दो और कमर्शियल के लिए रेट अलग बना दो। किसी भी वजह से, कानूनी की स्वीकृति की वजह से, उपभोक्ताओं की अलग होने की वजह से, हम कहेंगे कि सर वहां कीमत का विभेद होना संभव हो सकता है किसी भी कारण से। इनमें से क्या सत्य होगा, इनमें से क्या सत्य है, यानी कुछ स्टेटमेंट दी गई हमें, और ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, हम जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं चीजों को तब समझ में आता है सर। जो हमारा एपीसी है और एपीएस होता है,
इन दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 आता है हमारा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनका जोड़ 1 आता है। और एमपीसी और एमपीएस जो होते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इन दोनों को जोड़ने पर भी 1 आता है। यानी एपीसी और एमपीसी ये दोनों क्या 1 होंगे? तो आप कहोगे सर ये गलत है। एपीसी और एपीएस क्या 1 होंगे? तो अब आप कहोगे हाँ ये सही है सर, क्योंकि एपीसी के साथ एपीएस होना चाहिए, एमपीसी के साथ एमपीएस होना चाहिए था। तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एपीसी और एपीएस को जोड़ने पर 1 आ जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मतलब फैक्ट याद कर कर जाना है भाई। ये फैक्ट वाला सवाल था कि भारत की जो विदेशी निवेश आ रहा था भारत का वो कितना था। अब ये इस साल सेम नहीं पूछ सकता, वो ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि सर ये सवाल एक फैक्ट पर है, टाइम बेस्ड पर है, क्योंकि सवाल 2023 में था तो 2022 का पूछ लिया था। जब हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तब कोशिश करेंगे ऐसे सवालों के रिप्लेस पर अब की बार क्या बना सकता है एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में, वो क्या होगा। इसी प्रकार का एक सवाल था कि भारत में जो बिजली है, जो उत्पादन है जो बिजली का, जनरली विद्युत का, वो कितना था। ये सवाल थोड़े से इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसको आप छोड़ सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। अगला सवाल ये था हमारा कि सर यहां पर जो पॉइंट दिए गए, देखो ध्यान से कि कौन सा सही है इनमें से। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी एक को 10 भाग में बांटते हैं, किसी एक को 15, 20, 50, 100, 200 में भागते हैं, तो याद रखना जब हम किसी चीज को 10 बराबर भागों में बांटे तो वो चतुर्थक बनता है। सर नहीं, जब 10 बराबर भागों में बांटे वो माध्यिका बनती है। माध्यिका तो मध्य होता है सर, और जब 10 भागों में बांटे उसको दशमक कहते हैं। 4 भागों में चतुर्थक होता है, 2 भागों में वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है यानी कि, और 100 भागों में वो शतमक हो जाता है। तो इसका मतलब सर यहां ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी हमारे पास एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 2023 के अंदर शुरुआत में एग्जाम में, तो वो कितना था, और वो हमेशा 1.3 बिलियन डॉलर था। इसका वैसे राइट आंसर ये है, पर ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा ये फैक्ट आपको याद करने हैं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? कीन्स के सिद्धांत, कीन्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है सर, जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। हमने इनकी थ्योरीज को पढ़ा है, हमने इनके बारे में जाना है, और इन्होंने बताया था जब पूरी दुनिया के अंदर महामंदी छाई हुई थी, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, जब वो छाया हुआ था तब उन्होंने इसके बारे में बात बताई थी। देखिए, तो उन्होंने कहा था पूर्ण रोजगार कभी नहीं हो सकता, या सॉरी पूर्ण रोजगार जो है वो कभी नहीं हो सकता है। पूर्ण रोजगार के विषय में उन्होंने कहा था कि हम अधिकतम रोजगार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम संतुलन पहुंचाते हैं, रोजगार बनाते हैं, लेकिन 100% यानी पूर्ण रोजगार होना यह मुमकिन नहीं होता है। एक और फैक्ट पर बेस क्वेश्चन आया था बिहार पर आधारित की बिहार की कई सारी योजनाओं के लिए बिहार सरकार को कितना पैसा मिला, यह फैक्ट बेस क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है भारत में गरीबी का मुख्यतः कारण क्या होता है? ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, दोबारा से लैंग्वेज बदल कर आ सकते हैं। तो लैंग्वेज हो सकती है चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सर भारत में गरीबी का सामाजिक कारण क्या है? समाज में क्या क्या ऐसी चीज इससे गरीबी बनती है? उत्तराधिकारी का नियम हो सकता है, संयुक्त परिवार प्रणाली हो सकती है, कास्ट जाति प्रथा भी हो सकती है। ये कई वजह है जब लोग अपनी इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करते, खुद का कोई वर्क नहीं करते, क्योंकि परिवार में जॉइंट सिस्टम है, घर में जो भी कमा रहा है उसमें सब चल रहा है, सबका काम बन रहा है उसी में, और इसीलिए कहा जाता है बाकी लोग एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं करते। और ये एक वजह हो सकती है भारत में जिसकी वजह से गरीबी आ जाती है। सीएसओ जो जनरली तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला जो सीएसओ होता है जनरली, वो कब बना था, उसकी स्थापना कब हुई थी? देखो याद रखना है भाई, जो सीएसओ है हमारा, ये कब बना था?
देखिए 2 मई 1951, याद होगा, हम क्लास में बार बार पढ़ते हैं सर। सीएसओ जो अब एनएसओ के नाम से जानते हैं, 2 मई 1951 को बना है, दिल्ली में ही है सीएसओ जो। मुद्रा क्या है? देखो एक स्कीम आई थी 2015 में 8 अप्रैल को, 2015 में 8 अप्रैल को आई थी सर, जिसे मुद्रा योजना कहा जाता है। और ये जो मुद्रा है हमारे पास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहते हैं जिसे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी कहलाती है, मुद्रा कहलाती है ये। तो ये एक बैंक है जो कि आपने सुना होगा, माइक्रो यूनिट्स को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एक सवाल पूछा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है बेस ईयर 2011-12 के आधार पर, यानी कि जब ये सवाल बना है तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। भारत की एवरेज इनकम नहीं पूछी जा रही है, मतलब निकाली नहीं जा रही है, बल्कि ये पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी थी। तो ये फैक्ट के आधार पर होगा, ये बदल जाएगा सीधा। काल कालानुक्रमिक, यानी कि काल कहते हैं समय को, और जब आप कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल तरीके से डिवाइड कर रहे हो, डेटा को वर्गीकरण कर रहे हो, अपने समंकों का वर्गीकरण कर रहे हो, डेटा का वर्गीकरण कर रहे हो भाई, तो भाई याद रखना है, तो यहां पर इसे कहते हैं काल, कहते हैं समय को। काल का मतलब समय के हिसाब से होगा। जब कोई भी डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, डेटा का ओरिजिनल कलेक्शन किया जाता है, तो आपको बताना है कि डिजिटली डेटा का ओरिजिनल कलेक्शन क्या कहलाता है। जैसे कि जनगणना की जा रही है सर, वो ओरिजिनल कलेक्शन है, फिर उसके आधार पर बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी, तो वो सारा डेटा जो ओरिजिनली होगा वो प्राइमरी, और उससे निकाल कर जो बनेगा वो सेकेंडरी कहलाएगा। शुम्पिटर के अनुसार जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो स्थिर होता है, अस्थिर या उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखो यहां पर एक बात याद रखना है कि कई सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है, कई बार उनको एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, और यहां पर बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी। कुछ स्टेबल को फेवर करते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट अनस्टेबल को करते हैं, क्योंकि जब संतुलन स्टेबल हो जाता है तो विकास रुक जाता है। विकास कंटिन्यू बना रहे, प्रोग्रेस लगातार होती रहे, डेवलपमेंट चलता रहे, तो कुछ ये कहते हैं कि नहीं भाई, स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीनों कंडीशन को बताया गया है। 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है, और शुम्पिटर जो है वो एक अर्थशास्त्री हैं, इनकी एक थ्योरी भी है जो कि ट्रेड साइकिल को लेकर काम करती है। उपभोक्ता विश्लेषण में हम किसको शामिल करते हैं? देखो उपभोक्ताओं का जब विश्लेषण करते हैं, जब कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ रहे होते हैं हम, तो हम यूटिलिटी के बेस पर बात करते हैं, और यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच भी होती है, यूटिलिटी की एक ऑर्डिनल अप्रोच भी होती है, और एक हमारी प्रेफरेंस थ्योरी भी होती है सर। देखो यहां पर ये अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं इसे। और मैंने आपको लगातार बताया कि देखो कोई ऐसी यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ने इसको जो हमारे प्रोफेसर मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने एक थ्योरी बताई हुई है जिसमें कहा गया है कि हम जनरली तौर पर कुछ को काउंट कर सकते हैं, कुछ नंबर्स में दे सकते हैं, और हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, तो नंबर्स दे दिए जाते हैं, लगभग एज्यूम कर लिया जाता है, उसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। जो कर्मवाचक है इसमें नंबर्स नहीं दिए जाते, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, या प्रेफरेंस थ्योरी जो हमारी जरूरत के हिसाब से है। तो ये सारी थ्योरीज है, कोई जेम कीन्स ने दी है, कोई अल्फ्रेड मार्शल ने दी है सर, ये सारी थ्योरीज हैं जो यूटिलिटी को लेकर काम करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमेशा, मैंने बताया अभी अभी, ये बिल्कुल याद हो चुका है, क्लास में रट चुका है सर, कि AR हमेशा MR के बराबर होता है, AR हमेशा MR के बराबर होता है, यानी औसत आगम बड़ा होता है मार्जिनल से, छोटा होता नहीं, बराबर होता है, इक्वल होता है सर। AR MR दोनों इक्वल होते हैं अगर परफेक्ट कंपटीशन है, और एकाधिकारी या एकाधिकारिक प्रतियोगिता है, तो वहां पर AR बड़ा होता है MR से। देख रहे हैं आप कितने आसान होते जाएंगे ये क्वेश्चन, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, और आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत अच्छे से एफर्ट्स करके जाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पेपर आसान नहीं है, तो नौकरी भी तो इतनी आसान सी नहीं है ना, नॉर्मल सी नौकरी थोड़ी है। PGT इकोनॉमिक्स के टीचर बनना, 11th और क्लास 12th के लिए पढ़ाना, यही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए।
तो मेरे भाई मेहनत भी उसी प्रकार की चाहिए। तो याद रखना यहां पर एक सवाल है कि राष्ट्रीय आय की अभी जो वर्तमान में सबसे आधुनिक प्रणाली चल रही है वो कौन सी है सर? वो है सोशल अकाउंटिंग वाली। यानी आजकल ये एनालिसिस किया जा रहा है हर चीज का कि अगर हम ये इनकम जनरेट कर रहे हैं इससे हमारे सोशल इंपैक्ट और एनवायरमेंटल समाज पर और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम ग्रीन इनकम निकालते हैं आजकल कि सर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसमें हम ये कंसीडर करने की कोशिश करते हैं जनरली कि इससे हमारे पर्यावरण को कितना लॉस होगा। चलिए भाई, तो ये बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? आगे देखते हैं। सांख्यिकीय अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, यह बात किसने कही? अब देखो ये एक बात अर्थशास्त्री ने कही होगी। कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक अर्थशास्त्री होंगे, उनके द्वारा दी गई एक परिभाषा है ये। सर ये परिभाषाओं तो याद ही कर सकते हैं। एक बॉडिंगटन नाम के व्यक्ति हैं, स्टैटिक्स को लेकर उन्होंने कहा यह अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई या पहली बार विधिवत जनगणना? देखो अगर पूछता प्रथम जनगणना के विषय में तो हम कहते 1872 में हुई पहली बार। आज तक टोटल 15 बार हो चुकी है और आखिरी बार 2011 में हुई। लेकिन अगर पहली विधिवत पूछता है, सिस्टमेटिक पूछता है, पहली ऑफिशियली पूछता है तो याद रखना यह जनगणना 1881 में हुई। लॉर्ड रिपन उस समय थे 1881 में और लॉर्ड मायो थे जब हमारा यहां पर मिल जाएगा सर के लिए थ्योरी बैच मिलेगा अलग से भाई सुमित्रा, तो अभी तो नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं आप लोगों को चलिए बताता चलूं भाई। यहां पर अलग अलग चीजें हम लेकर आते हैं इसीलिए। तो अभी कुछ स्पेसिफिक बैचेस भी हैं हमारे पास, हम उसकी डिटेल पर भी बात कर लेंगे जल्दी से, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ और अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए मुझे जल्दी से। अगर हम कभी तथ्यों संबंधों को वर्गीकरण करते क्रमबद्ध तरीके से, किसी भी चीज को क्लास में डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं, उस डेटा फैक्ट को अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं, तो चीजों को क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? उसको डायग्राम बनाना, ग्राफ करना कहते हैं, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। कोई भी संबंधित तथ्यों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना, यही तो कहलाता है क्लासिफिकेशन। चलिए भाई, ये क्या कहलाता है? ये हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए और देखिए भाई, एलपीजी यानी औद्योगिक नीति जो लाई गई थी, जिसको एलपीजी कहा जाता है सर, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और आप जानते हो सर ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है हमारे पास, ये कौन लेकर आया था? जिस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री, और आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वो समय था 1991 का, वो दिन था 24 जुलाई का, 24 जुलाई 1991 के दिन लाया गया था। अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी एलआईसी जो बनाया गया है, इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, बनाया गया, स्थापना की गई थी किस वर्ष में? तो आपको याद है 1 सितंबर 1956 को एलआईसी बना था। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी और एकमात्र सरकारी जीवन बीमा कंपनी है एलआईसी। 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? अब ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे तो ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये कहीं पर भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा। तो सर उसका सही ये डेटा था, बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो कि सबसे कम थी, सबसे न्यूनतम थी। और ये ऑप्शन नहीं है तो यहां नन ऑफ दीज लगाया जाएगा। वैसे पहले इसकी आंसर की को कुछ और दे दिया गया था, लेकिन अपडेट करके सही किया गया। 61.8% थी, जो कि बिहार से रिलेटेड थी और कम हो गई थी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को कौन करता है सर? जो राष्ट्रीय आय है, अभी अभी मैंने बताया था सीएसओ की स्थापना पूछी थी 91 में, और उसी से क्वेश्चन बन गया सर मेरा कि सीएसओ ही होता है सर राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला, और उसी का नाम बदलकर अब एनएसओ कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय आय की गणना हर साल की जाती है। इसी में डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, इसी में जीडीपी, इसी में प्रति व्यक्ति आय, ये सब कुछ निकालते हैं। आपको बताना है आरबीआई के अनुसार जब मनी सप्लाई में
ब्रॉड मनी निकालते हैं, इसका क्या मतलब होता है? जब आरबीआई के अकॉर्डिंग आप मनी की सप्लाई कैलकुलेशन करते हो, सीएसओ कोलकाता में नहीं दिल्ली में है शुभम भाई, और याद रखना साथ में M1 M2 M3 और M4 M0 भी काउंट कर सकते हो भाई, तो याद होगा सर ब्रॉड मनी कहते हैं M3 को, M1 को नैरो कहते हैं, M1 को नैरो मनी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, जबकि M0 अगर हो यहां पर तो उसको क्या कहते हैं? रिजर्व मनी कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, मनी सप्लाई के अंदर यह पूछा जाता है। को रिलेशन किसे कहते हैं? सह संबंध किसे कहते हैं? को रिलेट करना किसे कहते हैं भाई? को रिलेशन का मीन्स क्या होता है? तो को रिलेशन क्या होता है? देखो, जब हम दो अलग अलग चीजों के बीच का रिलेशन निकालते हैं, को रिलेशन यानी दो चीजों के बीच का रिलेशन निकालना, और दो चीजों का रिलेशन मतलब जैसे मैंने कहा, अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड पर क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, इसे को रिलेशन कहते हैं। प्राइस डिमांड से को रिलेट करती है सर। प्राइस और डिमांड यानी एक चर में परिवर्तन यानी कीमत में होगा तो उसका असर दूसरे पे क्या होगा सर? एक में परिवर्तन हो तो दूसरे पे उसका क्या असर होगा? इसको ही कहा जाता है कि यहां पर सह संबंध यानी को रिलेशन हमेशा दो के बीच में होगा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं? भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसको क्या कहते हैं भाई? तो म्यूचुअल डिपेंडेंट होना नहीं, यहां पर कह सकते हैं वैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया वो, तो परस्पर निर्भरता जो होगी, यानी हमेशा याद रखो एक में परिवर्तन का हमेशा पूछा जाता है, तो एक में परिवर्तन का जो असर दूसरे पर पड़ेगा उसको मेनली कोरिलेशन कहा जाता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा था सर आपसे, अच्छा एक सवाल ये पूछा था सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? देखो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग था और इसको लेकर मैं भी कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर माना था ए। देखो ए वो व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इसकी टर्म्स दी थी कि आंकड़ों के साथ डील करने को स्टैटिक्स कहते हैं, लेकिन इसी को यहां पर इन्होंने जन्मदाता मान लिया है। इसका कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, इसमें सी नहीं हो सकता भाई वहां पर, याद रखना, क्योंकि म्यूचुअल वहां पर दो का ही जिक्र करना जरूरी था, इसलिए भाई याद रखोगे सर। तो इन्होंने यहां पर मान लिया इस केस में, जबकि इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को दिया था। इस शब्द का मतलब, चलो ये सवाल मैं करा रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में क्या था सर? दूसरी पंचवर्षीय योजना याद होगा सर, पहली योजना एग्रीकल्चर पर थी और दूसरी उद्योग पर थी। पहली एग्रीकल्चर यानी कृषि पर और दूसरी जो थी वो उद्योगों पर संबंधित थी, याद होना चाहिए आपको। तो क्योंकि दूसरी के बारे में पूछा है, जिसको जनरली तौर पर हम पीसी महालनोबिस और फेल्डमैन मॉडल या नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कह देते हैं, ये दोनों नामों से जानी जाती है, इसमें इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था। सांख्यिकी जो है यहां पर एक सवाल पूछा गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। स्टैटिक्स जो है वो एवरेजेस है, यानी कि साइंस ऑफ एवरेजेस है। ये एक बात कही गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है सर, ये बाउली के द्वारा, ये एक स्टेटिशियन है, सांख्यिकी विद कहलाएंगे ये बेसिकली, और इनके द्वारा स्टेटमेंट है। तो रटने वाले काम है सर, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी ने कोई बात कही तो फिर हमें उसको याद करना है, रखना पड़ेगा याद। बिहार की एक प्रति व्यक्ति आय पूछी गई थी, ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया सर, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो हर बार बदल जाएगा। अब 2024 चल रहा है, अब की बार बदल जाएगा, 2023 में है वो बदल जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स सेम या डिफरेंट होता है? स्टैटिक्स सिर्फ आंकड़ों पे डील करता है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बनाने के लिए काम करता है। बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं, पर दोनों रिलेट इसलिए करते हैं, स्टैटिक्स का जो डेटा आता है उसका इस्तेमाल इकोनॉमिक्स पॉलिसी में होता है। यहां पर डिपेंडेंस हो सकते हैं भाई शुभम। चलिए भाई, तो आपको याद है कि आईबीआरडी, जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जो कि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, 189 कंट्रीज है दुनिया की इसकी मेंबर। इसे 1944 में बनाया गया था, 1944 में इसको बनाया गया था, 1944 में बनाया गया था, और इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 45 में आईएमएफ को बनाया गया था, यह भी याद होना चाहिए।
मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होगा? देखो, जनरली तौर पर माइक्रो और मैक्रो, हम दो तरह की इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करते हैं, और जब हम ये करते हैं कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, तो याद करके बताओ मुझे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होने वाला है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा भाई हमारे पास, उसके बारे में मुझे बताइए कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देखो, माइक्रो को प्राइस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो प्राइस होता है वो माइक्रो में होता है, जो प्राइस है वो माइक्रो में होता है, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो होगा, इनकम के और रोजगार के विषय में जो बात होगी वो मैक्रो में होगी। डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्राइस थ्योरी हो, ये हमारी दोनों ही माइक्रो में आती है। तो यहां पर प्राइस माइक्रो का होगा, सवाल में मैक्रो पूछा है तो हमारा आंसर जो होगा वो आपको याद करना। अब देखो, ये बहुत सारी चीजें हैं और ये बहुत सारी चीजें मैं आपको लगातार कराता रहूंगा, लेकिन इन चीजों को आपको अगर आप मेरे साथ और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं भाई, अगर कोई भी और स्टूडेंट हैं जो इसमें ऐड होना चाहते हैं, इस तरह की तैयारी को बेहतर इस एग्जाम से पहले करना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ बिहार का नहीं किसी भी स्टेट का पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, तो उन सभी के लिए देखो मैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, और वो भी कोई 100 200 500 नहीं, बल्कि पूरे 3000 क्वेश्चन जो है वो यहां पर मैं कराने वाला हूं। 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें से इजीली आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, मोस्ट और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, और यहां पर आपकी लाइव प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ वीओडी प्रैक्टिस, यानी पिछले बैच की वीओडी प्रैक्टिस, समय कम हो तो उसको भी कर सकते हो, और यहां पर कंटेंट पढ़ने के लिए वीओडी कंटेंट भी होगा, वीओडी प्रैक्टिस भी होगी, वीओडी कंटेंट भी होगा, याद रखना, और उसके अलावा लाइव प्रैक्टिस में सारी क्लासेस चलेंगी। तो ये तीन चीजों के साथ एक प्रॉपर बैच आपको अवेलेबल हो रहा है, जो आपको लेना है www.careerwheel.com से, और इसकी फी रखी गई है जस्ट 999, यानी कंप्लीट कोर्स की फीस है 999, जिसमें 2.5 से 3 महीने लगेंगे क्लास होने में, और बैच की वैलिडिटी है 31 दिसंबर तक। यानी ये बैच आपके माई कोर्स में रहेगा 31 दिसंबर तक। तो जो भी एग्जाम आपके होंगे उस दिन तक वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे। स्पेसिफिकली है ये सभी स्टेट के लिए, जिसमें बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 देने जा रहे हो या टीआरई 4, वो दोनों भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि भारत में जो यहां पर जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा है भाई, उसके बारे में, तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा के विषय में बात की गई थी सर। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था पूरी तरह से। बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? बिहार के किन जिलों में लिंग अनुपात सबसे कम है भाई, याद रखिएगा। तो बिहार के मुंगेर के अंदर और बिहार के भागलपुर में, यानी कि यहां तो लगभग 876 का, और बिहार के भागलपुर में लगभग 880 का, यानी 1000 पुरुष की तुलना करें तो सबसे कम लिंग अनुपात आता है मुंगेर और भागलपुर जिले के अंदर। यह बिहार पर बेस्ड एक सवाल है। बिहार में पटना की कुल जनसंख्या कितनी है, यह एक फैक्ट सवाल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लाया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो भाई वो भी आ जाएगा, शायद रह गया है वो, और वो मैंने ठीक करा देना उसे। तो चलिए भाई, तो द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया है 2002 के अंदर ये लाया गया, और 2005 में 1 जुलाई को लागू हुआ। अगर ये पूछे लाया कब गया तो 2002, लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2005 से। तो यहां पर जो सवाल दिया गया उसके हिसाब से सर यहां कोई भी बात सही नहीं की गई, ना तो लाने के बारे में ना लागू करने के बारे में। तो यहां आप कह दोगे नन ऑफ दीज, तो ना ये पास करने के बारे में सही है और ना ये लागू करने के बारे में। 2002 में ऐसा कानून था जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने पर प्रतिबंध था। 1998 नहीं, 1999 नहीं, 2001 नहीं, सारे गलत हैं। एक योजना है जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। देखो, पेपर में ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मुश्किल है, बहुत आसान भी है। मुद्रा की फुल फॉर्म भी ले आए, सीएसओ का वर्ष पूछ लिया, इतने आसान भी थे इस पेपर में और उतने मुश्किल भी थे पेपर के अंदर। नरेगा जो योजना लाई गई थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से, तो इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया था, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी। और यह गारंटी 2005 का कानून है सर, 2005 के अंदर यह कानून लाया गया था।
ट्राइसेम एक योजना है जो कि ट्रेनिंग देती है रूरल यूथ के लिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गांव के 18 से लेकर 35 साल के युवाओं को यह ट्रेनिंग देती है ताकि वो खुद का रोजगार शुरू करें, और ये लगभग 1980s के दौर में आई थी, और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, सिर्फ गांव के लोगों के विकास के लिए उनको ट्रेंड करती, स्किल्ड करती, ताकि वो खुद का रोजगार शुरू कर सके। गांव के लिए है ट्राइसेम। उतना ही आसान सवाल यह भी पूछा गया है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लाया गया था? मेक इन इंडिया आप जानते हो मोदी जी का प्रोग्राम था कि देश में बनाएंगे, विदेशों में बेचेंगे, और हमें भारत के बाहर से जो है वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, भारत के बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं मेरे दोस्त, याद रखना। तो ये लाया गया था 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को लाया गया था, और ये दिन था 2014 वर्ष था, वो 2014 में लाया गया था। इससे पहले जो योजना आई थी सर वो कौन सी थी? वो जनधन लाई गई थी 28 अगस्त 2014 को। अगर कोई भी इनडिफरेंस कर्व राइट से डाउनवर्ड करके इस तरह बनता है, क्योंकि जनरली जो उदासीन कर्व होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, और उदासीन कर्व जब, माफ कीजिएगा, इनडिफरेंस कर्व जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। इसका इस तरह से बनने को क्या कहा जाता है? जब कोई भी कर्व इस तरह का बनेगा, इनडिफरेंस कर्व जो होगा, तो मेरे दोस्त याद रखना उसको कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो पीपीसी कर्व होता है सर, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो ऐसा बनता है। जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उसको कॉनकेव कहते हैं। तो कॉनकेव की शेप ऐसी बनती है, जबकि कॉन्वेक्स की शेप ऐसी बनती है। बात समझ में आ रही है सर? चलिए, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसी उसको क्या कहते हैं? ये स्टैटिक्स का सवाल है। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? देखो, जब निचली और ऊपरी दोनों पर विचार करें, जैसे मान लो ये एक सीरीज बनाई 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इसमें क्या होगा सर? इसमें 10 और 19 दोनों लिए जाएंगे, इसमें 20 29 दोनों इसी में लिए जाएंगे। जबकि एक ऐसे होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें क्या होता है सर? 20 एक ही जगह ले सकते, दोनों जगह तो नहीं ले सकते। तो जिसमें जुड़ जाए वो इंक्लूसिव है, जिसमें जुड़ जाए वो इंक्लूसिव है, और जिसमें वो ना जुड़े, जिसमें एक ही पॉइंट पर बात हो, सिर्फ निचली सीमा को लिया जाए, ऊपरी सीमा को ना लिया जाए, वो एक्सक्लूसिव है। अब यहां पर सवाल इंक्लूसिव का पूछा है। जब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तब उसको कितना कहा जाता है? पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार को क्या कहा जाता है सर? तो मांग जो है वो अगर पूर्णतः बेलोचदार है तो वो 0 होती है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, 0 कहते हैं सर। और ये नमक के केस में, दवाई के केस में। और अगर परफेक्टली इलास्टिक है, ये अभी मैंने इसी पेपर में करते करते समझाया आपको, पेपर में सॉल्व करते करते आपको मैंने बताया, पूर्णतः लोचदार है अगर, तो उसका मतलब वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, वो असीमित है। तो इनफाइनाइट होना या 0 होना दो केस हैं, एक पूर्णतः लोचदार और एक पूर्णतः बेलोचदार होगा। एक सवाल पूछा जाता, मीडियन निकालना हो, मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट निकालना हो। मिड पॉइंट निकालने के लिए जनरली हम कौन से ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं? हम इनमें से कौन सा कर्व बनाकर मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? देखो, हम मिड पॉइंट निकालने के लिए कई बार इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है, एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और यहां से पता चलता है मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए जो कर्व बनाते हैं उसे ओजाइव कर्व कहते हैं। इसमें एक लेस देन की सीरीज, एक मोर देन की सीरीज चलती है। दो लाइनें ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के ड्रॉ करने से हमें मिड पॉइंट निकालने में हेल्प मिलती है। और वैसे मैं आप लोगों से वादा कर देता हूं, आज स्टैटिक्स को लेकर बेहतरीन सवालों का कलेक्शन बनाकर एक अलग से क्लास लाएंगे, एक सेपरेट क्लास लेकर आएंगे, ताकि स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो होंगे उनमें कोई परेशानी दिक्कत ना हो, और कम से कम 100 या 150 ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाएं। क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए
5 से 7 क्वेश्चन बिहार के इस पेपर में आपको मिल सकते हैं सर। अच्छा, एकाधिकार बाजार में AR-MR पूछा है, मतलब इनके पास क्वेश्चन ही नहीं है, एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पूछा गया इसी पेपर में। सर AR-MR के बारे में बार बार आपने बताया, AR बड़ा होगा MR से अगर एकाधिकार बराबर होगा अगर पूर्ण प्रतियोगिता है। ये ऐसा नहीं कि मैंने रिपीट कर दिए हैं सर, या फिर ये पूरा ओरिजिनल पेपर है और सीक्वेंस नंबर के साथ है, इसी नंबर के साथ ये क्वेश्चन बन रहे हैं वहां पर। तो आप कहेंगे सर ये एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो रहा है। एक सवाल है कि जब विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ती है के साथ साथ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी उस पूंजी के बदले जो हमें रिटर्न मिल रहा होता है इन्वेस्टमेंट की मात्रा के बढ़ने से उसका संबंध नेगेटिव होता है। यहां कुछ बात याद करनी है भाई, तो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के साथ इसका संबंध जो होता है वो याद रखिएगा, यहां पर पूंजी की सीमांत दक्षता यानी एफिशिएंसी कम होती जाती है। वर्ग चित्र क्या होता है, देखो जब हम एक वर्ग बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, स्क्वायर डायग्राम बनाते हैं, वर्ग चित्र बनाते हैं, देखो हर चीज में चाहे आप पाई चार्ट बना रहे हो यानी कि या कोई और तरीके का डेटा, सिर्फ एक बार चार्ट होता है, हिस्टोग्राम कहते हैं जिसे, जिसमें हम सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ करते हैं इस तरह से, उसको छोड़कर अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे 2 डायमेंशनल ही होते हैं, सब में 2 डायमेंशन इन 2 चीजों पर बात की गई होती है। तो ये जो है आपके पास ये पूरा एक पेपर था, ये पूरा एक पेपर जो मैं लेकर आया हूं आपके पास, ये बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर है और आई थिंक ये पेपर आपके पास 26 अगस्त 2023 को ही हुआ था। तो ये एक पेपर है जिसमें पीजीटी के हर एक स्टेट के लिए बहुत कुछ है क्वेश्चन करने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए मौका है यहां पर। ये टीआरई 1 के बाद अब मैं जो अगला पेपर कराऊंगा वो बीपीएससी का टीआरई 2 पेपर होगा, जो लगभग 15 नवंबर को हुआ था मुझे याद है, और उसके बाद टीआरई 3 जो होना था वो नहीं हो पाया। तो हम यहां पर जो होगा वो 15 दिसंबर को जो होने वाला एग्जाम था टीआरई 2 का, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी इसके बाद। और कोमल श्रीवास्तव उन सब के बारे में लगातार बात भी करेंगे। इसका पीडीएफ जो होगा, जो हमारे कैरियर विल ऐप के स्टूडेंट हैं उनको तो उनके ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, क्लास में, नोट्स में, और जो यूट्यूबर्स हैं हमारे जो यूट्यूब पर इस क्लास को आज देख रहे हैं उन सभी के लिए सॉरी ये जो पीडीएफ है ये उनके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका पीडीएफ जो होगा विद आंसर वो पिंड हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, अगले पेपर का एनालिसिस करेंगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।